नहीं है उसको हम लोग किस तरह ओपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ होता है या जो आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट किया होता है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसकी लोकेशन क्या होती है। अगर आप लोगों ने उसको उठा के कहीं और मूव करना हो या किसी और कंप्यूटर में रख के चलाना हो तो आप लोगों को कैसे ये काम करना पड़ेगा वो मैं थोड़ा सा चीजें बता दूं आप लोगों को। पहले कि जब हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम मेरे पास दो टैब्स आ रहे होते हैं। एक ये पहला स्टार्ट वाला होता है जिसमें न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन होती है, और एक ये रीसेंट वाला होता है। तो रीसेंट जितने भी आपने इसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट किए होते हैं या मतलब बनाए होते हैं वो सारे यहाँ पे वो आ रहे होते हैं, आप लोगों के पास एक लिस्ट बन के आ रही होती है नाम, या क्रिएट किए होते हैं या आपने रिसेंटली इसके अंदर ओपन किए होते हैं तो उनके ये नाम आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर ये नाम यहाँ पे नहीं आ रहे तो मैं फिर भी एक प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहा हूँ जो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए होता है फाइल मेन्यू में जाओ आप लोग, फाइल मेन्यू में जाके उसके बाद ओपन, ओपन के अंदर फिर प्रोजेक्ट या सोल्यूशन की टैब होता है। तो इस प्रोजेक्ट या सोल्यूशन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी। ये चूंकि मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर हूँ तो मतलब स्टार्ट जो बाय डिफॉल्ट इसकी ना ऑटोमेटिकली ये मेरा ब्राउजिंग उस फोल्डर के अंदर ले आता है जहां पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होता है, जो मैंने क्रिएट किया होता है लास्ट टाइम। लेकिन अगर ये हमें इस बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे ना लेके जाए तो अमूमन जो अक्सर इसकी लोकेशन होती है वो डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर, ये विजुअल स्टूडियो का फोल्डर होता है जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके ये विजुअल स्टूडियो का फोल्डर होता है और उसके अंदर फिर ये प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है। तो इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जितने भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए होते हैं सबके इस तरह ये फोल्डर्स पड़े हुए होते हैं। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें या उसके ऊपर डबल क्लिक कर लें तो वो फोल्डर ओपन होगा। उस फोल्डर के अंदर ये फाइल होती है, इस फाइल की टाइप होती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ये आप लोगों को इसके सामने नजर आ रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन, ये इसकी टाइप होती है। इनके एक्सटेंशन जो इसकी होती है वो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की होती है, मतलब कि ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर ही ओपन होती है। अभी तो मैंने इस लोकेशन को ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करके फाइल मेन्यू में जाके ओपन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे मैं अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा या सिलेक्ट करके ओपन करूंगा तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका का इसका ये भी होता है कि जहां पे भी आप लोगों का ये प्रोजेक्ट वाला फोल्डर पड़ा हुआ है उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, क्योंकि इसकी फाइल की टाइप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, तो आप इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये विजुअल स्टूडियो के अंदर फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास वही वाला सेम वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉल हुआ है तो मतलब ये फाइल अगर 2010 के अंदर बनी है तो ये 2013 में भी ओपन हो जाएगी, 15 में भी ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर 15 में बनी है तो फिर 2013 या फिर 10 में ओपन नहीं होगी, यानी कि प्रीवियस वर्जन के अंदर चीजें ओपन नहीं होती, जो एडवांस उससे नेक्स्ट वर्जन होते हैं उसके अंदर हमारी चीजें ओपन हो जाती होती हैं। तो मैं मतलब उस फाइल को डबल क्लिक करके या क्लिक करके उसके ऊपर से क्लिक किया तो उसने मुझे उस फाइल को ओपन करके दे दिया। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि जहां पे पड़ी हुई है वहां पे जाके डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर वो फाइल ओपन हो जाएगी। और जैसे ही हम लोगों का वो फाइल ओपन होगी, वो फाइल का जो है ना वो फाइल हमारी प्रोजेक्ट की मेन फाइल होती है, जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो हम लोगों ने कल लास्ट टाइम क्रिएट किया था। यानी कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड यानी कि ये सारी हमारी क्लासेस पड़ी होती हैं, और ये मेरे पास एक प्रोग्राम की फाइल है जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोगों ने कल क्रिएट किया था, जिसके अंदर ये मेरे पास मेन फंक्शन भी होता है। यहाँ तक तो था, मतलब अगर आप लोगों ने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो तो उसको ओपन करने का तरीका था। हाँ, अगर आप लोगों ने जब क्रिएट कर लेते हो तो जब क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर था ना जहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट लोकेशन सेट हुई हुई थी प्रोजेक्ट की, तो आप लोग वहां से उस प्रोजेक्ट को उठा के कहीं और भी रखना है तो आप उसी फोल्डर को रखना है जो हेलो वर्ल्ड वाला मैंने ओपन किया था, क्योंकि वो आप लोगों का प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर होता है। आपने उसी को उठा के मूव करना है, कंप्लीट का कंप्लीट फोल्डर। तो वो जहां पे भी मूव करोगे वो आप लोगों की सारी फाइलें उसके अंदर मूव हो जाएगी। यानी कि अगर आप लोगों का वो होता है ना कि ये डॉक्यूमेंट सी के अंदर होता है, सी ड्राइव के अंदर, तो सी ड्राइव के अंदर जो चीजें रखी होती हैं अमूमन मतलब विंडो क्रैश हो तो सारी खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोग वहां से इस फोल्डर को उठा के बैकअप के तौर पर किसी और ड्राइव में या किसी और जगह पे भी रख लेते होते हैं। तो ये तो था मतलब यहाँ से स्टार्ट कुछ चीजें।
उसके बाद मैं आ जाता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ, तो जिनका प्रैक्टिकली काम रह गया था। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो हमारे पास इफ एल्स होती है। तो पहले मैं आप लोगों को ये इफ एल्स स्टेटमेंट करके दिखा देता हूँ। मतलब ऐसे ही है जैसे सी या सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग कंडीशंस को यूज करते हो, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज वही तरीका का है। अभी तक हम लोगों ने कोई फंक्शन या क्लासेस का काम नहीं किया, इसलिए मैं जो काम कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर ही कर रहा हूँ, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने काम किया है सारे का सारा डायरेक्ट रन होने वाला है, कॉलिंग करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर ही रख रहा हूँ। तो मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है, इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो भी बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो मैंने एक कंडीशनल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इस कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई नाम से, उसकी डाटा टाइप इंट रख दी। उसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा ली उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करवाने के लिए कि अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि इफ आई ग्रेटर देन 0, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक नेस्टेड इफ लगा ली, यानी कि यहाँ पे इफ भी हो गई, नेस्टेड इफ भी हो गई और इफ एल्स भी हो गई। तीनों मतलब चीजें एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मैंने रखी है ताकि तीनों की समझ लगे। तो मैंने एक इफ कंडीशन लगा ली, जो दूसरी इफ कंडीशन लगाई है वो इफ के अंदर आ रही है। जब इस तरह हम एक इफ के अंदर दूसरी इफ लगाते हैं तो ये मेरी नेस्टेड इफ कंडीशंस कहलाती है। तो मतलब एक इफ के अंदर दूसरी इफ, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली दूसरी स्टेट जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरे वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आई ग्रेटर देन 0, उसके बाद आई लेस देन इज इक्वल टू 100, यानी कि पहली कंडीशन चेक करनी है ताकि वैल्यू मेरी पॉजिटिव आए। पॉजिटिव वैल्यू जस्ट मैंने लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, इसलिए मैंने मेन कंडीशन के अंदर पहले रख दिया कि ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, लेस देन 0 का मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यू। यहाँ से मैंने पहले तो इसको चेक करवाया कि पॉजिटिव वैल्यू ही है। दूसरी चीज फिर यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर मैंने इसको चेक करवा लिया कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 100 से लेस देन है। अगर लेस देन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब फिर एल्स पे चला जाएगा। तो एल्स पे क्या होगा, अगर नहीं है 100 से लेस देन तो मतलब 100 से ग्रेटर देन ही होगी। तो मैंने दो मैसेज प्रिंट करवा लिए। एक करवा लिया कि आई इज पॉजिटिव नंबर लेस देन 100, मतलब आई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर है लेकिन लेस देन 100 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो, अगर फॉल्स हो जाती है तो मेरा कंट्रोल एल्स के ऊपर चला जाएगा, ये पहला मैसेज प्रिंट नहीं होगा, फिर दूसरा मैसेज प्रिंट होगा। और इसके अंदर फिर क्या मैसेज हो जाएगा, आई इज पॉजिटिव, वो तो है ही है क्योंकि मैंने वो एक पेरेंट इफ कंडीशन के अंदर इसको चेक करवा दिया हुआ। आई इज पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 100, मतलब अगर लेस देन 100 नहीं है तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 100 ही होगा, और उसको मैंने रखवा दिया फिर एल्स के अंदर। तो मैंने इस तरह मतलब एक कंडीशनल स्ट्रक्चर बना दिया अपना कि जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू को चेक करवाया है कि पहली चीज चेक करवाई है कि पॉजिटिव है कि नहीं है, दूसरी चीज चेक करवाई है कि 100 से लेस देन है या ग्रेटर देन। अब मैं इस चीज को मतलब एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोगों को इसकी आउटपुट नजर आ जाएगी। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले एक चीज बता दूं, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम लोग इसके अंदर एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमारे पास एट द एंड पे हम लोगों ने एक लाइन ऐसी रखनी होती है कि जिसके अंदर हम लोगों ने बताना होता है, इनको ब्लैक स्क्रीन के अंदर हम काम कर रहे हैं ना कंसोल के ऊपर, तो जब कंसोल के ऊपर करते हैं तो वो ब्लैक स्क्रीन एक सेकंड के लिए आती है फिर चली जाती है। तो उसको रुका रखने के लिए हम लोग अपने कोड के एंड पे एक लाइन ऐसी जरूर लिख देते हैं जैसे कि उस स्क्रीन को धोखा देने के लिए कि वो रुकी रहे मेरे पास। तो उसके लिए होता है कि हम यूजर से कोई वैल्यू गेट करवा लेते हैं। तो वैल्यू गेट करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे एक और, जब मैं राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हिंट नहीं आ रहे, अमूमन मेरे पास हिंट आते हैं। अगर ऐसी ऑप्शन ना हो तो आप लोग इसको मतलब दोबारा से ऐसा डिलीट करके दोबारा से लिखना शुरू करोगे ना तो फिर वो आना शुरू हो जाएंगे। मतलब ना आ रहे हो तो एक बार रिमूव करके उसको अगेन लिखना शुरू कर दो, वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये हिंट वाली ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये लैंग्वेज मेरे पास केस सेंसिटिव है, यानी कि जो चीज अपर केस में लिखनी है वो अपर में लिखनी है, जो लोअर में केस में लिखनी है वो लोअर में लिखनी है। अब कंसोल का सी जो फर्स्ट है वो कैपिटल होना चाहिए, अब मुझे वो हिंट में पता चल गया, अगर मैं ऐसे लिख देता तो मेरा एरर आ जाता। इसलिए हिंट यूज किया करो प्रॉपर नीचे, ताकि आप लोगों को वो अपर और लोअर केस का मसला ना बने और आप लोगों के पास एरर्स ना आए। कंसोल डॉट रीड
मैंने कहा था रीड की या रीड लाइन की एक फंक्शन होता है जो हम यूजर से वैल्यू लेने के पास लिए यूज करते हैं। तो मुझे अभी रीड लाइन की जरूरत नहीं है, मैं अभी जस्ट रीड की को यूज कर लेता हूँ। कि रीड की का फंक्शन होता है मेरे पास कि कोई एक करैक्टर लेना हो यूजर से। जैसे हम लोग पास होता था ना कि कोई एक करैक्टर लेने के लिए सी या सी प्लस प्लस में एट एंड पे गेट करैक्टर यूज कर लेते थे, उसकी जगह पे यहाँ पे सी शॉप में रीड की ऑप्शन होती है, तो कोई एक करैक्टर यूजर से लेना है। अब ये जैसे ही एक करैक्टर मतलब एक की दबाना, तो जैसे कोई एक की दबाएगा फिर वो ब्लैक स्क्रीन हाइड होगी, अदरवाइज मेरे पास सामने शो होती रहेगी। तो ये इसलिए ये वाली एक लाइन एट एंड पे हमने अपने प्रोग्राम के अंदर रखनी होती है, तो उस ब्लैक स्क्रीन को रुका रखने के लिए। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये ऊपर स्टार्ट का बटन है, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल और रन हो जाएगा। ये आप लोगों के सामने से ब्लैक स्क्रीन के अंदर ये आउटपुट नजर आ रही होगी। आई इज पॉजिटिव नंबर बट लेस देन 100, मतलब जो आई की वैल्यू है पॉजिटिव नंबर है लेकिन लेस देन 100 की है। आई में मैंने 10 वैल्यू लिखवाई थी ना, तो 10 मतलब लेस देन 100 ही होती है और पॉजिटिव भी होती है, तो वो दोनों उसने मुझे मैसेज में बता दिया। तो इस तरह का कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग इफ एल्स को यूज कर लेते हैं अपने पास। पहली चीज होगी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स। दूसरी चीज मैंने इसके अंदर बताई थी आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट, यानी कि जो स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए अभी आप लोग एक कंडीशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जब मैंने स्विच स्टेटमेंट का आप लोगों को बताया था तो वहां पे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड भी थे, मतलब अपने कंट्रोल को जंप करवाने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह में पूरे कोड के अंदर, तो वो भी साथ में इसके अंदर इकट्ठे कंबाइन आप लोगों को दिखा देता हूँ करके किस तरह है। अब मैंने एक स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर राइटअप किया है कि जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टेटमेंट टाइप, यानी कि ये एक स्टेटमेंट टाइप का मैंने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंदर मैंने वैल्यू लिखवा दी स्विच की। अब ये स्विच की वैल्यू मैं डायरेक्ट भी स्विच के अंदर लिख सकता हूँ, मतलब स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है इसको डबल कोटेशन के अंदर ऐसे राइट करके इसकी जगह पे मैं इसके अंदर डायरेक्ट भी टाइप कर सकता हूँ। मतलब जो वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप है उसको एज इट इज मैंने इसके अंदर स्विच के अंदर टाइप कर दिया। अब ये स्विच की जो ब्रेसेस होती हैं इसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू लिखते होते हैं ये वैल्यू मैच होती है हर केस वाली वैल्यू के साथ, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, यानी कि 4 केसेस लगे हुए हैं। तो इनके ये जो वैल्यू होगी ये चारों केसेस के साथ 1 बाय 1 मैच होगी। जो भी केस मैच हो गया उसी केस के जो अंदर स्टेटमेंट आ रही है वो एग्जीक्यूट होगी, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अभी तो मैंने इसको मतलब ये यूज किया है कि डायरेक्ट स्विच की वैल्यू मैंने इसके अंदर रख दी। अब यहाँ पे ना इस वेरिएबल के नीचे एक ग्रीन लाइन आ रही है, तो कहता है आप लोगों ने इसको मतलब यूज और डिक्लेयर और असाइनमेंट किया हुआ है लेकिन आप इसको यूज नहीं कर रहे। तो मैं चलो इसको यूज कर लेता हूँ दोबारा, मैं इसको मैसेज को ना वापस रिवर्ट कर देता हूँ, बजाय इसके वैल्यू उनको डायरेक्ट लिखने के मैं वो वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ और वेरिएबल को मैं इसके अंदर राइट कर देता हूँ। तो ये फिर जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी पहले केस के साथ मैच करेगी, डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है लेकिन वेरिएबल के अंदर स्विच लिखा हुआ है, मतलब पहला केस मैच नहीं कर रहा, फिर दूसरा केस भी मैच नहीं कर रहा, तीसरा केस भी मैच नहीं कर रहा, फोर्थ केस के अंदर जो वैल्यू है ना स्विच ये वही है जो वेरिएबल के अंदर है, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। जो वाला भी केस मैच करेगा वही वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा ये वाला कंट्रोल यहाँ पे इस केस के ऊपर आएगा, केस मैच हो गया, इसके अंदर आने वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो पहली जो मैसेज है मेरे पास कंसोल डॉट राइट स्विच स्टेटमेंट।
अब इस यहाँ पे लिखा हुआ है राइट का फंक्शन। हम लोगों ने अभी तक पहले यूज किया था राइट लाइन का। जो राइट लाइन का फंक्शन होता है वो इसके अंदर जो भी मैसेज हो वो पूरा मैसेज एक ही लाइन में आता है, उससे नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। ये कंट्रोल राइट लाइन का फंक्शन होता है। लेकिन अगर सिंपल राइट लिखा हुआ हो तो ये मतलब होता है कि हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, ये मैसेज लिखने के बाद नेक्स्ट उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसी मैसेज के आगे शो हो जाएगी। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट मतलब ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा जैसे ही मेरा ये वाला केस मैच होगा, और मैसेज प्रिंट होने के बाद मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। और यहाँ पे लिखे हुई है मैंने गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट मैंने बताया था कि इस गो टू स्टेटमेंट के आगे आप जो भी लाइन लिखोगे ये हमारा कंट्रोल उसी लाइन पे मूव कर जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो गो टू स्टेटमेंट के अंदर मैंने लाइन लिखी है केस डिसीजन मेकिंग, और वो कहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मेरा कंट्रोल यहाँ से ये वाला मैसेज प्रिंट करवाने के बाद इधर चला जाएगा। तो जब कंट्रोल स्टेटमेंट जिस लाइन के ऊपर आता होता है ना, हमारा जो एग्जीक्यूशन होती है उससे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है। अब इसको ये केस चेक करवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, इसलिए अब जो स्टार्ट लेना है यहाँ से लेना है। यानी कि ये वाला मैसेज प्रिंट होने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, उसके बाद हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन कंट्रोल मूव करता है ना हमारा। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने ब्रेक लिखा हुआ है। जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है ये क्या करती है, हमारे कंट्रोल को करंट बॉडी से बाहर ले जाती है। यानी कि ये वाली बॉडी है ना ये सारी इस ब्रेक स्टेटमेंट की, तो इस पूरी बॉडी से बाहर ले जाएगी मेरे कंट्रोल को। तो ये दोनों चीजें हो गई, गो टू स्टेटमेंट भी हो गई और ब्रेक स्टेटमेंट भी हो गई, और साथ मैंने स्विच केस को यूज करके भी दिखा दिया कि स्विच हमारा किस तरह वर्क कर रहा होता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब स्टार्ट करता हूँ, रन करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अब मेरा जो मैसेज आएगा ना वो इस तरह आएगा, स्विच स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये पूरा मैसेज एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने राइट लिखा हुआ है सिर्फ, इसके आगे लाइन नहीं लिखा। तो जब हम जस्ट लाइन राइट लिखते हैं तो हमारी ब्रेक लाइन नहीं होती, उसी लाइन में वो आगे से आगे लिखता रहता है। इसीलिए मैंने ये सेकंड मैसेज के स्टार्ट में यहाँ पे ये एक स्पेस लगाई है, ताकि जब ये वाला मैसेज इसके आगे आगे अटैच होगा तो फिर वो साथ बीच में स्पेस आ जाएगी, वो मैसेज साथ कंबाइन इकट्ठा नहीं होगा। अब ये चीज मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन में अब इसकी आउटपुट नजर आ रही होगी। स्विच स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि मेरे दोनों मैसेज प्रिंट हो गए, वो स्विच केस वाला भी और इसके बाद जो गो टू स्टेटमेंट बैक साइड पे गई थी वो वाली लाइन वाला वो वाला मैसेज भी। उसके बाद क्योंकि ब्रेक लाइन आ रहा था, ब्रेक ने मेरे कंट्रोल को बाहर निकाल दिया, और बाहर मैंने लिखा हुआ था एट द एंड पे कंसोल डॉट रीड की, और वहां से वो मेरा कंट्रोल एंड हो गया। अब मैं रीड की लिखा हुआ था तो कोई एक बटन दबाऊंगा तो मेरे पास ये ब्लैक स्क्रीन खत्म हो जाएगी, यानी कि मैंने अपनी इस ब्लैक स्क्रीन को रुका रखने के लिए वो वाला काम किया। यहाँ तक तो मतलब ये स्विच वाला हो गया, यानी कि गो टू स्टेटमेंट यानी कि प्रीवियस किसी भी लाइन के ऊपर लेके जाना हो, और स्विच स्टेटमेंट यानी कि इस तरह हमारे पास केसेस का एक स्ट्रक्चर बन गया हो, एक वैल्यू दें और उसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ मैच करवा दें।